ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आकाश गुलरिया और इंस्पेक्टर अब्बास हैरानी से रोहित को देखने लगे। तभी रोहित ने बिल्कुल धीमी आवाज में आकाश से कहा, अनिका सो चुकी है, मेरे ख्याल से भी इसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। यह कहते हुए रोहित मारवा अनिका को अपने हाथों में लिए पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगा। रोहित के साथ साथ उसके सारे बॉडीगार्ड्स भी रोहित का पीछा करते हुए अंदर की ओर जाने लगे। रोहित हाथों में अनिका को उठाए पुलिस स्टेशन कॉरिडोर से चलते हुए इंटेरोगेशन रूम की तरफ जाने लगा। पुलिस स्टेशन में मौजूद सारे ऑफिसर्स और दूसरे लोग रोहित और अनिका को हैरानी से देखने लगे। रोहित के पीछे मारवा खानदान और गुलेरिया खानदान के सारे बॉडीगार्ड्स ब्लैक सूट पहनकर रोहित को फॉलो कर रहे थे। जैसे ही इंटेरोगेशन रूम के दरवाजे तक रोहित पहुंचा, इंटेरोगेशन रूम के बाहर खड़ा पुलिस ऑफिसर कंफ्यूजन में रोहित की ओर देखने लगा। जब उसने रोहित के आसपास इंस्पेक्टर अब्बास को ढूंढने की कोशिश की तो उसे रोहित के पीछे जमा भीड़ में कहीं इंस्पेक्टर अब्बास का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। रोहित ने इशारे से हवलदार से इंट्रोगेशन रूम का दरवाजा खोलने को कहा। हवलदार अच्छी तरह जानता था कि उसके सामने जो इंसान खड़ा था वह देश का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन था, इसलिए रोहित के ऑर्डर को ना मानने की हिम्मत हवलदार में नहीं थी और उसने चुपके से रूम का दरवाजा खोल दिया। रोहित अनिका को लेकर रूम के अंदर चला गया और अनिका को रूम के बीचों बीच रखी चेयर पर बड़े ही धीरे से बैठा दिया। उसके बाद बड़े ही ध्यान से रोहित ने अनिका के सामने रखा टेबल एक सूखे कपड़े से साफ किया। रोहित को ऐसा करते हुए देखकर रोहित के आदमी फटाफट बाहर जाकर कार से एक एक करके चादर और पिलो लेकर आए। रोहित ने टेबल पर चादर बिछाई और पिलो रख दिया और फिर आराम से अनिका का सर रोहित ने उसके ऊपर रख दिया। पिलो पर सर रखते ही अनिका पिलो को हग करके करवट बदल रही गहरी नींद में सो गई। अनिका को इस तरह सोते हुए देखकर रोहित मारवा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नींद में अनिका कुछ बड़बड़ा रही थी, मगर वह क्या कह रही थी यह बात रोहित समझ नहीं पा रहा था। रोहित ने तभी अनिका के सर पर बड़े ही प्यार से हाथ रखा। रोहित का हाथ सर पर महसूस करते ही अनिका ने बड़बड़ाना बंद कर दिया और बिल्कुल शांति से सो गई। जब गेट के पास खड़े हवलदार ने अपना डंडा नीचे रखा तो हल्की सी आवाज हुई। रोहित के कानों पर जैसे ही डंडे की आवाज पड़ी, रोहित ने गुस्से से उस हवलदार की ओर देखा। रोहित को इस तरह गुस्सा करते हुए देखकर हवलदार ने तुरंत अपना डंडा जमीन से उठा लिया और चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा रहा। जब इंस्पेक्टर अब्बास इंटरोगेशन रूम के अंदर आए तब उनके जूतों की आवाज आते ही रोहित ने इंस्पेक्टर अब्बास को इशारा करके वहीं रुक जाने को कहा। अनिका को इस तरह टेबल पर सोते हुए देखकर इंस्पेक्टर अब्बास को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह रूम उनके पुलिस स्टेशन का इंट्रोगेशन रूम था या कोई 5 स्टार होटल का कमरा जहां रोहित मारवा ने अनिका के लिए एक प्राइवेट बेड सजा दिया था। इंस्पेक्टर अब्बास को यह सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वह अच्छी तरह जानते थे कि बूढ़े बाबा वाले केस में अनिका का कोई हाथ नहीं था और जिस तरह अनिका को उन्होंने जबरदस्ती घंटों तक पुलिस स्टेशन में डिटेन कर रखा था, उसके बाद इंस्पेक्टर अब्बास को रोहित मारवा से यह सब कुछ ना करे कहने में भी झिझक हो रही थी। तभी अचानक एक ऑफिसर दौड़ते हुए इंट्रोगेशन रूम के अंदर आया और इंस्पेक्टर अब्बास से कहने लगा, सर बूढ़े बाबा को जहर किसने दिया था यह पता लग चुका है। जैसे ही रोहित ने उस ऑफिसर की ये बात सुनी, रोहित तेजी से चलकर उस ऑफिसर के पास आया। रोहित ने इंस्पेक्टर अब्बास और उस ऑफिसर को इशारा करते हुए इंट्रोगेशन रूम से बाहर निकलने को कहा। इंस्पेक्टर अब्बास के पास रोहित मारवा की रिक्वेस्ट को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अनिका को इंट्रोगेशन रूम के में आराम से सोते हुए छोड़कर सारे लोग पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर में आ गए। जैसे ही रोहित मारवा इंस्पेक्टर अब्बास और उनके ऑफिसर के साथ बाहर निकला, रोहित ने इंट्रोगेशन रूम का दरवाजा बंद कर दिया। इंट्रोगेशन रूम साउंड प्रूफ मटेरियल से बना हुआ था। रोहित अच्छी तरह जानता था कि अनिका की नींद के लिए यह जगह बहुत अच्छी थी। जैसे ही रोहित मारवा ने मुड़कर इंस्पेक्टर अब्बास को देखा, इंस्पेक्टर ने रोहित से कहा, देखिए सर, मुझे लगता है कि हम मिस अनिका के जागने का वेट कर सकते हैं।
आप उन्हें इस वक्त घर ले जा सकते हैं, मैं उनका स्टेटमेंट बाद में कभी ले लूंगा। जैसे इंस्पेक्टर अब्बास ने रोहित से यह कहा, रोहित ने जवाब देते हुए धीमी आवाज में इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, ठीक है, अनिका के जागते ही मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगा। रोहित और उनके आसपास खड़े सारे पुलिस ऑफिसर हैरान रह गए। रोहित मारवा के कहने का मतलब साफ था कि जब तक अनिका जागेगी नहीं उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। रोहित मारवा ने इंस्पेक्टर अब्बास की पुलिस स्टेशन को अनिका के गेस्ट हाउस में बदल कर रख दिया था। वहां गुलेरिया हाउस में पहुंचने के बाद व्योमा सीधे अपने कमरे में चली गई। जब सबको पता चला कि बूढ़े बाबा की तबीयत अब काफी स्टेबल है तो सारे नौकर चाकर और घर के बाकी लोग वापस गुलेरिया हाउस लौट आए थे। व्योमा अपने बेडरूम में आकर लगातार यहाँ वहां घूमने लगी। व्योमा अपने दोनों हाथ लगातार मसल रही थी। व्योमा के चेहरे पर इतना गुस्सा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी व्योमा की आंखों से खून के टपकने लगेंगे। तभी व्योमा ने साइड टेबल पर एक बड़ा फ्लावर वास उठाया। कांच के बने फ्लावर वास को व्योमा गुस्से से देखने लगी। फ्लावर वास के अंदर व्योमा को अनिका का चेहरा नजर आने लगा था। अनिका के लिए अपने मन का सारा गुस्सा व्योमा फ्लावर्स पर वार निकालना चाहती थी, मगर जैसे ही फ्लावर वास तोड़ने के लिए व्योमा ने अपना हाथ उठाया, बेडरूम के दरवाजे पर कोई जोर जोर से नॉक करने लगा। व्योमा इतनी इरिटेट हो चुकी थी कि वह अभी किसी से मिलना नहीं चाहती थी, मगर अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए व्योमा ने अपनी नम आंखों को साफ किया और बड़े ही पोलाइटली दरवाजा खोला। दरवाजे पर शारदा परेशान खड़ी थी। जैसे ही व्योमा ने दरवाजा खोला, शारदा बेडरूम के अंदर आ गई और बेडरूम का दरवाजा बंद करते हुए दबी आवाज में व्योमा से कहने लगी, यह लड़की तो बड़ी चालबाज निकली। हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ी चालाक है यह लड़की। इतनी बड़ी डॉक्टर है मगर यह बात हमें कभी नहीं बताई। जरूर इनके मन में पाप छुपा है। मुझे बताओ यह कैसे हो सकता है? एक लड़की जो इतनी खूबसूरत है, उनके अंदर इतनी सारी खूबियां भरी है और आज यह भी पता चलता है कि वह देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टरों में से एक है। जरूर जादू टोना जानती होगी यह लड़की, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। पता नहीं इसकी माँ ने बड़े साहब पर क्या जादू चला दिया था। बड़े साहब सब कुछ भूलकर उनके प्यार में पागल हो गए थे। क्या नहीं किया था बड़े साहब ने उनके लिए, मगर इनकी माँ ने बड़े साहब के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया कि बड़े साहब की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जो कुछ जान बच गई थी बड़े साहब के अंदर, उसे निकालने के लिए अब उस स्वाति की बेटी आ गई है। पता नहीं किस बात की सजा दे रही है यह माँ बेटी बड़े साहब को, और बेटी भी बिल्कुल माँ पर गई है। माँ ने बड़े साहब को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था और फिर विश्वासघात करके साहब का हाथ जोड़कर चली गई थी। जब इतने सालों बाद बेटी आई है तो पता चलता है कि साहब के भाई के साथ ही उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। मुझे तो यह सब कुछ सोचकर भी घिन होती है। कैसे बर्दाश्त करेंगे साहब यह सब कुछ? क्या मकसद हो सकता है इतने सालों बाद गुलेरिया हाउस लौटने का? जरूर इस लड़की के मन में भी उसकी माँ की ही तरह कोई साजिश गहरी है। मुझे लगता है यह लड़की रोहित मारवा के साथ भी वही करेगी जो इसकी माँ ने बड़े साहब के साथ किया था। पता नहीं रोहित मारवा को भी कौन सी गोली खिला दी थी उस औरत ने जो रोहित मारवा को यह लड़की भाग गई, वरना तुम जैसी सुंदर सुशील और होनहार लड़की को छोड़कर कौन सा लड़का 2 बच्चों की माँ के पीछे पागल हो सकता है? शारदा की बातें सुनकर व्योमा की सांसें तेज होने लगी थी। उनका खून उबलने लगा था, मगर व्योमा ने किसी तरह अपने चेहरे पर बिल्कुल शांति बनाए रखी थी। शारदा की बातें सुनकर व्योमा बीच बीच में बस हाँ या ना में अपनी गर्दन धीरे से हिला देती थी, मगर मन ही मन उसने सिर्फ और सिर्फ अपने प्लान के फेल होने का दुख था। शारदा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर बूढ़े बाबा को जहर किसने दिया होगा। इतने महीनों से वह हमारे यहाँ साथ रह रहे हैं, फिर अचानक अनिका के आने के बाद ही उसके साथ यह हादसा क्यों हुआ? आखिर एक बूढ़े फकीर के पास कोई क्या बदला लेना चाहता होगा? मुझे तो लगता है बेबी की इस साजिश में जरूर इस अनिका का ही हाथ होगा। उसी ने जानबूझकर बूढ़े बाबा को पहले जहर दिया होगा और फिर ऐन वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचकर उनकी जान बचाई। सबकी नजरों में बड़ा बनना चाहती होगी ताकि गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार की नजरों में उसकी इज्जत बढ़ जाए और आपकी इज्जत कम हो जाए।
शारदा की यह बात व्योमा को तीर की तरह चुभने लगी। युवा के मन में बस होता तो वह शारदा को थप्पड़ मारकर अभी शांत कर देती, मगर उसने शारदा के सामने बड़ी ही पोलाइटली आवाज में कहा, नहीं नहीं, ऐसा क्यों करेगी वह भला, मेरी उससे क्या दुश्मनी है। व्योमा की बात का जवाब देते हुए शारदा ने कहा, आप बहुत भोली है बेबी, अभी आपको इन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। आपको नीचा दिखाने के लिए यह लड़की सब कुछ कर सकती है। आपको मिली हुई इज्जत, आपको मिला हुआ प्यार देखकर इस लड़के के मन में आपके लिए जलन पैदा हुई होगी। बारी बारी से आपके पास से आपके सारे अधिकार छीनकर अपने नाम कर लेना चाहती है। यह लड़की मैं तो बस उसी दिन से कोस रही हूँ जिस दिन से बड़े साहब ने इस लड़की को गुलेरिया परिवार का हिस्सा मान लिया था और छोटे मालिक आकाश इस लड़की को इस घर में ले आए थे। इस लड़की के इस घर में कदम पड़ते ही इस घर की बर्बादी शुरू हो गई थी। यह बात तो मैं पहले ही समझ गई थी, मगर आज मैंने इस बात को महसूस भी कर लिया है। बड़ी ही धीमी आवाज में व्योमा ने शारदा से कहा, शारदा आंटी, शायद इसे घर बुलाना डैड की भी मजबूरी रही होगी। डैड शायद यह बात जान चुके होंगे कि रोहित अनिका से रिश्ता बनाना चाहता है, और आप तो जानती हैं दोनों खानदानों के बीच सालों पहले समझौता हुआ था कि दोनों खानदान के बच्चे आपस में शादी करके दोनों खानदानों को हमेशा के लिए एक कर देंगे। यह शायद देश की सबसे बड़ी बिजनेस मैरिज होगी, और शायद अपने बिजनेस और अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए डैड ने यह कदम उठाया होगा। व्योमा की यह बात सुनते ही शारदा की आंखों से आंसू बहने लगे। रोती हुई आवाज में शारदा व्योमा से कहने लगी, पता नहीं और कितने दुख लिखे हैं साहब के नसीब में। यह पता होने के बावजूद कि यह लड़की अनिका उन्हें प्यार में मिले धोखे की निशानी है, उन्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर ऐसा कदम उठाना पड़ा। जिस लड़की की शक्ल देखकर उन्हें अपने साथ हुए विश्वासघात की याद आती थी, उसी लड़की को ना चाहते हुए साहब को इस घर में लाना पड़ा। शारदा रोते रोते व्योमा के बिस्तर पर बैठ गई। व्योमा ने आज तक अपने बेडरूम में किसी भी भाभी तक को आने नहीं दिया था। व्योमा के बेडरूम के बेड पर बैठना तो बहुत दूर की बात थी, फैमिली का कोई भी सदस्य, खास करके कोई औरत, व्योमा के बेडरूम की कारपेट पर भी पांव नहीं रखती, और व्योमा दूसरे ही दिन अपनी पूरी कारपेट बदलवा देती थी। शारदा को अपने बिस्तर पर बैठा हुआ देखकर व्योमा ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि वह अपने बेडरूम में अभी के अभी एक नया बिस्तर लगवा देगी। व्योमा के मन में जो भी बातें चल रही थी उसके चेहरे पर नहीं नजर आ रही थी। व्योमा ने बड़ी ही शांति से शारदा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जाइए शारदा आंटी, एक बार पापा घर आ जाएं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। व्योमा ने गिलास में पानी भर के शारदा को ऑफर किया। शारदा ने जैसे ही पानी पिया, गुलेरिया हाउस के हॉल में अचानक ही कुछ लोगों की आवाज शारदा और व्योमा के कानों पर पड़ी। जब शारदा और व्योमा बेडरूम से निकलकर बाहर पहुंचे तो नीचे हॉल में कुछ हवलदार, कुछ लेडी इंस्पेक्टर और कांस्टेबल आए हुए थे। इंचार्ज इंस्पेक्टर ने नौकरों के हेड से कहा, हमें घर के सभी लोगों से पूछताछ करनी होगी। उस बूढ़े आदमी को जिस किसी ने भी जहर दिया था वह इसी घर का हिस्सा है। गुलेरिया हाउस के सारे नौकर हैरानी से पुलिस इंस्पेक्टर की ओर देखने लगे। सारे नौकर इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर वह कौन था जो उन्हीं के बीच रहकर इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा था। तभी इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से एक टैबलेट निकालते हुए सारे नौकरों को दिखाए और इंस्पेक्टर ने कहा, सभी लोग ध्यान से देखिए इस टैबलेट को। यह देखने में बिल्कुल किसी साधारण टैबलेट जैसी दिखती है जिसे हम दवाई के तौर पर लेते हैं, मगर दरअसल यह कोई दवाई नहीं है, यह एक कीटनाशक है, यानी कि पेस्टिसाइड। इंसान के शरीर में जाते ही यह जहर का काम करती है। बूढ़े बाबा के खून में जो जहर पाया गया है वह इसी तरह उनके शरीर में पहुंचा था। इसका मतलब साफ है कि आप में से किसी ने बूढ़े बाबा तक यह जहर पहुंचाया था। ध्यान से देखिए इस टेबलेट को और बताइए कि कौन था वह जिसने यह टेबलेट बूढ़े बाबा को खिलाई थी। बूढ़े बाबा का केयर टेकर बड़े ही ध्यान से उस टेबलेट को देखने लगा। अचानक ही केयर टेकर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। केयर टेकर सारा वक्त बूढ़े बाबा के साथ रहकर उनकी देखभाल करता था। वह अच्छी तरह से यह जानता था कि पुलिस इंस्पेक्टर ने जो टेबलेट हाथ में पकड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही टेबलेट बूढ़े बाबा को कुछ दिनों पहले शारदा ने खिलाई थी। और अगले दिन सुबह बूढ़े बाबा की कंडीशन बिगड़ गई थी।
केयर टेकर ने ऊपर खड़ी शारदा की ओर चौंक कर देखा। शारदा ने भी जैसे ही इंस्पेक्टर के हाथ में वह टेबलेट देखी, शारदा तेजी से एस्केलेटर से नीचे आने लगी। शारदा अटकती हुई आवाज में इंस्पेक्टर से कहने लगी, अरे इंस्पेक्टर साहब, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। यह टेबलेट जो आपके हाथ में है वह कोई जहर नहीं है, वह तो अमृत टेबलेट है। माना जाता है कि इस टेबलेट में बड़े गुण हैं। गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज कर सकती है यह टेबलेट। और फिर यह टेबलेट तो मल्होत्रा परिवार की कंपनी में ही बनी है। अनिका भी अच्छी तरह जानती है इस टेबलेट के बारे में। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ ही दिनों में यह मार्केट में जब बिकने के लिए तैयार हो जाएगी तब बहुत ऊंचे दामों में ये टेबलेट बेची जाएगी। बूढ़े बाबा का इलाज जब अनिका कर रही थी तब उन्हें काफी दिनों तक होश नहीं आया था। मैं काफी डर गई थी। उनकी जान बचाने के लिए मैंने उन्हें ये टेबलेट दी थी। शारदा का कन्फेशन सुनते ही कुछ लेडी हवलदार तेजी से शारदा की ओर जाने लगी। एक लेडी कांस्टेबल ने जैसे ही शारदा को गिरफ्त में लेने की कोशिश की, इंस्पेक्टर ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ, पहले मुझे पूरी बात सुन लेने दो। इसके बाद इंस्पेक्टर ने शारदा की ओर ध्यान से देखा। शारदा तेजी से सांसें ले लेने लगी थी। शारदा के माथे से पसीना बह रहा था। शारदा के चेहरे के एक्सप्रेशन से देखकर इंस्पेक्टर तो इतना समझ गया था कि शारदा को इस बात का एहसास हो गया था कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने शारदा के पास आकर पूछा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यह टेबलेट आपको किसने दी? यह सवाल सुनते ही शारदा ने अपनी नजरें झुका ली। ऊपर खड़ी व्योमा बड़ी ही ध्यान से शारदा की ओर देखने लगी थी। शारदा घर की बहुत पुरानी और वफादार नौकर थी। शारदा ने हमेशा ही करण गुलेरिया से वफादारी की थी। करण गुलेरिया ने बड़े ही प्यार से व्योमा को पाल पोस कर बड़ा किया था। कभी किसी बात की तकलीफ नहीं होने दी थी उसने व्योमा को। करण गुलेरिया ने कई कुर्बानियां देकर अपने परिवार को हमेशा ही एक रखा था। एक साथ कई सारी बातें शारदा के दिमाग में घूमने लगी थी, मगर सच्चाई यह थी कि शारदा को वो टेबलेट व्योमा ने दी थी। शारदा ने अपनी नजर ऊंची करके एक बार खड़ी ऊपर व्योमा की ओर देखा। जैसे ही शारदा की नजर व्योमा की नजर से मिली, शारदा ने देखा कि व्योमा के माथे से पसीना बहने लगा था। शारदा ने फिर से अपनी नजरें झुका ली और पास खड़े इंस्पेक्टर से धीमी आवाज में कहा, वो टेबलेट मैंने व्योमा बेबी के कमरे से ली थी। शारदा की यह बात सुनते ही घर के सारे नौकर ऊपर खड़ी व्योमा की ओर देखने लगे। इंस्पेक्टर और उसके पास खड़े ऑफिसर्स भी ऊपर खड़ी व्योमा गुलेरिया की ओर देखने लगे। व्योमा की घबराहट उसके चेहरे से साफ नजर आने लगी थी। हमेशा ही फूल काम और कंपोज्ड रहने वाली व्योमा के कदम लड़खड़ाने लगे थे। व्योमा समझ चुकी थी कि अब अगर उसने पुलिस की गिरफ्त से बचना है तो कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे पुलिस का सारा शक व्योमा से हटकर कहीं और चला जाए। अचानक ही व्योमा ने अपने आप को संभालते हुए अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस के साथ शारदा पर चिल्लाते हुए कहा, यह क्या कह रही हैं आप? शारदा आंटी, मैंने आपसे कहा था यह दवाई जैसी दिखने वाली टेबलेट दरअसल मेरे गार्डन में लगे पौधों के लिए है, जिनमें अगर कीटाणु हो जाए तो इस टेबलेट के जरिए पौधों को कीटाणुओं से बचाया जा सकता है। क्या आपने यह टेबलेट बूढ़े बाबा को दे दी? ऐसा क्यों किया आपने शारदा आंटी? व्योमा की ऐसी बात सुनकर शारदा फटी हुई आंखों से व्योमा को देखने लगी। इतने सालों तक शारदा ने जिस लड़की को अपनी बच्ची संभाल कर पाला था, उसका असली रूप देखकर शारदा को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जो कुछ भी देख और सुन रही थी वह सच था या उसका कोई बुरा सपना था। कुछ देर तक शारदा बिना पलके झपकाए ऊपर खड़ी व्योमा को देखने लगी। कुछ ही सेकेंड में सारी बातें शारदा की समझ में आ गई। व्योमा वह लड़की नहीं थी जो अपने आप को इतने सालों में से सबके सामने दिखाने की कोशिश कर रही थी। शारदा को अच्छी तरह याद था कि व्योमा ने शारदा से कहा था कि जो टेबलेट उसने उस रात टेरेस्ट गार्डन में टेबल पर रखी थी वह टेबलेट मल्होत्रा फार्मेसी की अमृत टेबलेट थी, जिससे गंभीर से गंभीर बीमारी से भी पेशेंट को बचाया जा सकता था। और इसलिए शारदा ने वो टेबलेट बूढ़े बाबा को दी थी। शारदा को यकीन नहीं हो रहा था कि आज व्योमा सबके सामने अपनी बात से मुकर गई। व्योमा ने सबके सामने शारदा को झूठा साबित कर दिया था, मगर हकीकत सिर्फ शारदा जानती थी। अगर कोई इस वक्त गुलेरिया हाउस में झूठ बोल रहा था वह खुद थी व्योमा गुलेरिया। शारदा ने अपनी नजरें झुकाकर मन ही मन एक फैसला लिया। वहां पुलिस स्टेशन के इंट्रोगेशन रूम में कुछ घंटों के बाद
धीरे धीरे अनिका ने अपनी आंखें खोली। जब अनिका ने अपनी आंखें खोली तो उसे यह महसूस हुआ कि कोई उसके सर पर बड़े ही प्यार से हल्का हल्का मसाज दे रहा था। जब अनिका की नींद टूटी और उसने अपनी नजर उठाते हुए सामने देखा तो रोहित मारवा ठीक अनिका के बगल में बैठकर उसका सर दबा रहा था। जब अनिका ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तब अनिका को एहसास हुआ कि वह पिछले 11 घंटों से पुलिस स्टेशन के इंटेरोगेशन रूम में सोई हुई थी। रोहित मारवा के कपड़ों से अनिका ने यह अंदाजा लगा लिया था कि रोहित मारवा घर नहीं गया था। वह लगातार अनिका के साथ इसी कमरे में अनिका पर नजर बनाए हुए था। तब अनिका को वह सारी बातें याद आने लगी जब रोहित ने बिना डरे इंस्पेक्टर आवास की गन उनके माथे पर लगाकर पुलिस स्टेशन में अनिका को भागने में मदद की थी। अपने सर से रोहित मारवा का हाथ हटाते हुए अनिका ने रोहित से पूछा, मिस्टर मारवा, आप देश के सबसे बिजी बिजनेसमैन हैं। इतने घंटे बर्बाद करना क्या आपकी कंपनी के लिए सही रहेगा? रोहित मारवा ने जवाब देते हुए कहा, मैंने हमेशा कंपनी के हित में सारे डिसीजन लिए हैं। मैं प्रेजेंट में जो कुछ भी करता हूँ वह फ्यूचर के लिए अच्छा होता है और इस वक्त भी मैं कंपनी की फ्यूचर के बारे में ही सोच रहा हूँ। रोहित की ऐसी बातें किसी भी आम लड़की को बहुत ही आसानी से इम्प्रेस कर सकती थी, मगर अनिका को अपनी बातों से इम्प्रेस करना रोहित मारवा जैसा स्मार्ट, इंटेलिजेंट और हैंडसम लड़कों के लिए भी काफी मुश्किल था। टॉपिक बदलते हुए अनिका ने रोहित से पूछा, मिस्टर मारवा, जब आपने इंस्पेक्टर आवास के सर पर बंदूक रखी थी और मुझे पुलिस स्टेशन से भागने में मदद की थी, तब आपको जरा सा भी डर नहीं लगा? अगर मैं हॉस्पिटल न जाकर शहर छोड़कर भाग जाती तो? अनिका के इस सवाल का रोहित ने सिर्फ एक स्माइल से जवाब दिया। रोहित ने जो नहीं कहा था वह अनिका समझ चुकी थी। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इतना भरोसा करते हैं आप मुझ पर, या शायद आपको यकीन था कि मैं बच्चों को छोड़कर कहीं न भाग सकती? इस बार रोहित ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, बात वह नहीं है अनिका, दरअसल मुझे यकीन था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि तुम ही ने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। फिर रोहित की यह बात सुनकर अनिका हैरानी से रोहित को देखने लगी। अनिका को याद नहीं था कि उसने आज तक कब रोहित से ऐसा कहा था कि वह रोहित से प्यार करती है। इससे पहले कि अनिका रोहित को यह सवाल पूछती, रोहित ने अपने दोनों हाथों से इशारा करते हुए अनिका से कहा, सॉरी, इट वॉज जस्ट ए जोक। मगर रहा सवाल आप पर भरोसे का, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने दोनों बच्चों की मां पर इतना तो भरोसा करना होगा ना। रोहित की यह बात सुनते ही अनिका ने अपनी नजरें झुका ली। तभी अनिका को एक बात का एहसास हुआ कि पिछले कई घंटों से अनिका ने कुछ खाया नहीं था। भूख की वजह से अनिका की बॉडी में काफी वीकनेस आ गई थी और धीरे धीरे अनिका का सर भी पकड़ने लगा था। अनिका ने रोहित की ओर देखते हुए पूछा, मुझे भूख लगी है। अनिका ने मुंह से यह सुनते ही रोहित ने अपने फोन से किसी को मैसेज किया। लगभग कुछ ही सेकंड में इंटरोगेशन रूम का दरवाजा खुला और कुछ लोग हाथ में बड़ी बड़ी थालियां लेकर अंदर आ गए। अनिका के सामने रखे टेबल पर लोगों ने अलग अलग तरह की डिशेज रख दी। इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, लेबनीज, मैक्सिकन, हर तरह के पकवान रोहित ने अनिका के लिए पहले से बनवा कर रखे थे। यहाँ तक कि रोहित ने पुलिस स्टेशन के बाहर एक वैनिटी वैन मंगवाया रखी थी, जिसमें फ्रेश होने के लिए वॉशरूम भी मौजूद था। रोहित ने खास अनिका के लिए अलग अलग चीफ को पुलिस स्टेशन के बाहर बुलाकर रखा था। उसके लिए पास वाले एक रेस्टोरेंट को रोहित ने बुक कर रखा था, जिसकी किचन से अनिका को जागते ही सारे चीफ अनिका के लिए फ्रेश खाना बनाने लगे थे। रोहित के मैसेज करते ही रोहित के आदमी सारा खाना लेकर इंट्रोगेशन रूम के अंदर आ गए। जब इंस्पेक्टर अब्बास को इस बात का पता चला कि अनिका जाग चुकी थी, तो कुछ सवाल पूछने के लिए इंटरोगेशन रूम में आए। इंट्रोगेशन रूम के अंदर अलग अलग पकवानों की खुशबू आ रही थी। इंट्रोगेशन रूम के अंदर का नजारा देखकर खुद इंस्पेक्टर अब्बास सोच में पड़ गए थे कि आखिर वह अपने पुलिस स्टेशन में थे या किसी 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे। एक के बाद एक रोहित के लोग अनिका के लिए सारा जरूरत का सामान लेकर अंदर आने लगे। कोई अनिका के लिए नैपकिन लेकर आया तो कोई टूथब्रश और टूथपेस्ट। फिर अनिका ने बोतलें और हाथ मुंह धोने के लिए एक बड़ा सा पतीला भी मंगवाया गया था। इंस्पेक्टर अब्बास को लग रहा था कि मिस्टर रोहित मारवा अपनी बीवी को जरूरत से ज्यादा ही पैपर कर रहे थे, मगर रोहित मारवा देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था। इंस्पेक्टर अब्बास को रोहित को ऐसा करने से रोकने में झिझक हो रही थी। रोहित सारी रात अनिका के सामने बैठा रहा था, मगर रोहित एक पल के लिए भी खुद सोया नहीं था।
रोहित ने यह सारा इंतजाम पहले से कर रखा था। रोहित यह नहीं जानता था कि अनिका एग्जैक्टली कितने घंटों बाद जागेगी, इसलिए रोहित हर 2 घंटे में फ्रेश खाना बनवाता था और 2 घंटे पूरे होते ही सारा खाना गरीबों में बंटवा देता था, ताकि जब भी अनिका जागे उसे फ्रेश खाना मिले। अनिका ने अपने टेबल पर सजाया हुआ खाना देखा और बिना किसी रिएक्शन के अपनी पसंदीदा चीजें अपने प्लेट में रखी और चम्मच से खाने लगी। अनिका को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए अनिका की खाने की स्पीड भी रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा थी। अनिका को इस वक्त इस बात का भी चिंता नहीं था कि खाना टेस्टी था या नहीं। किसी भी तरह से अनिका के शरीर को इस वक्त ताकत की जरूरत थी। जैसे जैसे एक एक निवाला अनिका के गले से नीचे उतरने लगा, अनिका के चेहरे की चमक बढ़ती गई। इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका से कुछ पूछने की कोशिश की, तभी रोहित ने इशारे से इंस्पेक्टर अब्बास को कुछ वक्त रुकने को कहा। रोहित ने धीमी आवाज में इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, अगर खाते वक्त अनिका ने बात की तो हो सकता है उसे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाए। रोहित की यह बात सुनकर इंस्पेक्टर अब्बास को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही अनिका ने अपना आखिरी निवाला खाया, इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका और रोहित से कहा, बूढ़े बाबा को जिसने जहर दिया था वह इस वक्त हमारी गिरफ्त में है। इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनकर रोहित और अनिका दोनों चौंक गए। रोहित अच्छी तरह जानता था कि इंस्पेक्टर अब्बास काफी तेज और होनहार ऑफिसर थे, मगर इतनी जल्दी इंस्पेक्टर अब्बास असली मुजरिम तक पहुंच जाएं, यह बात रोहित ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ आपने किसे अरेस्ट किया है? इंस्पेक्टर अब्बास ने अपना सर झुकाकर कुछ ही देर सोचने के बाद आगे बढ़कर अनिका से कहा, मिस अनिका, हमने इस वक्त जिसे अरेस्ट किया है वह गुलेरिया हाउस में ही रहने वाली व्योमा गुलेरिया की केयर टेकर और करण गुलेरिया की पुरानी नौकर शारदा है। शारदा का नाम सुनते ही अनिका मन ही मन कुछ सोचने लगी। तभी रोहित मारवा अपनी जगह से खड़े होते हुए इंस्पेक्टर अब्बास से कहने लगा, मगर इंस्पेक्टर, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इस तरह की पॉइजन के बारे में जानकारी होना और उसका इस्तेमाल करना किसी मामूली इंसान का काम नहीं है। उसे यह जहर तो आसानी से कहीं से भी नहीं खरीदा जा सकता, फिर आखिर एक मामूली नौकर के पास इस तरह का पॉइजन कैसे पहुंचा? अनिका अपनी नजरें ऊंची करके इंस्पेक्टर अब्बास के जवाब का इंतजार करने लगी। इंस्पेक्टर अब्बास ने रोहित से कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने मिस्टर मारवा। उस नौकरानी ने दरअसल यह टेबलेट मिस व्योमा गुलेरिया के कमरे से चुराई थी। इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनकर भी अनिका बिना किसी रिएक्शन के बस इंस्पेक्टर अब्बास और रोहित को बात करते हुए देख रही थी। अनिका को दाल में कुछ काला नजर आने लगा था, मगर उसने अपने मन में चल रही बातों को अपने मन में ही रहने दिया। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए मिस्टर मारवा, अभी हम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और शारदा ने खुद कन्फेस किया है अपना जुर्म, और हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस भी मौजूद नहीं है जिससे हम यह प्रूव कर सकें कि पूरी साजिश के पीछे व्योमा गुलेरिया का हाथ हो सकता है। हाँ, मगर एक पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है। जब इंस्पेक्टर अब्बास ने यह कहा, अनिका और रोहित दोनों इंस्पेक्टर अब्बास की बात ध्यान से सुनने लगे। इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, यह जरूर हो सकता है कि शायद मिस व्योमा गुलेरिया ने शारदा जैसी कम पढ़ी लिखी औरत को बहला फुसलाकर यह टेबलेट बूढ़े बाबा को देने को कहा हो, मगर अभी इस बात का कोई सबूत नहीं है हमारे पास, मगर हम छानबीन जरूर जारी रखेंगे। जब अनिका ने देखा कि इंस्पेक्टर अब्बास के पास इस वक्त आगे कहने के लिए कुछ नहीं था, तब अपनी जगह से खड़े होते हुए अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से पूछा, क्या मैं कुछ देर के लिए शारदा से बात कर सकती हूँ? इंस्पेक्टर अब्बास अनिका की यह बात सुनकर कुछ परेशान लगने लगे। हालांकि एक गरीब की जान बचाकर अनिका ने पब्लिक संपत्ति हासिल कर ली थी और साथ ही साथ पुलिस का भी विश्वास जीत लिया था, मगर इस तरह से अनिका को एक अंडर इंटरोगेशन सस्पेंड के साथ बात करने देना इंस्पेक्टर अब्बास को आउट ऑफ जूरिडिक्शन लग रहा था। मगर अनिका को डिटेन करने के लिए इंस्पेक्टर अब्बास ने ऐसी कई कदम उठाए थे जिन्हें पूरी तरह से कानून के दायरे के अंदर नहीं कहा जा सकता था। इंस्पेक्टर ने बिना कुछ कहे अनिका को इशारे से बगल वाले इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा दिखा दिया। जब अनिका शारदा के इंटेरोगेशन रूम में पहुंची, तब अनिका ने बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ही शारदा के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए शारदा से पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा?
अनिका की तेज नजर शारदा की आंखों को चीरते हुए शारदा का मन पढ़ पा रही थी। शारदा ने जब अनिका को अपने सामने देखा तो शारदा कुछ वक्त के लिए बिल्कुल सुन्न होकर अनिका को देखने लगी। शारदा की आंखों में थकान देखकर अनिका यह समझ पा रही थी कि शायद पूरी रात शारदा को पुलिस ने इसी चेयर पर बिठा कर रखा था और शारदा काफी घंटों से ना तो सोई थी और ना ही शारदा ने कुछ खाना खाया था। शारदा के बिखरे हुए बाल, झुकी हुई आंखें देखकर अनिका ने अपनी आवाज में थोड़ी नरमाहट लाते हुए फिर से शारदा से पूछा, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया? अनिका के ये सवाल काफी पेचीदा था। शारदा ध्यान से अनिका का सवाल को समझने की कोशिश करने लगी। अनिका के इस सवाल के दो मतलब हो सकते थे कि शारदा ने बूढ़े बाबा को जहर क्यों दिया था और दूसरा मतलब यह कि क्यों शारदा किसी और का जुर्म अपने सर पर ले रही थी। अनिका एक बात अच्छी तरह जानती थी कि भले ही शारदा का व्यवहार अनिका की तरह बहुत बुरा रहा था, मगर शारदा गुलेरिया परिवार की एक वफादार नौकर थी। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि शारदा ऐसा कोई काम नहीं कर सकती थी जिससे गुलेरिया परिवार और करण गुलेरिया पर शर्म से झुक जाए। शारदा ने अनिका के साथ जो कुछ भी किया था, शारदा के पास उसकी वजह थी, मगर बूढ़े बाबा को जहर देने का तो इल्जाम शारदा पर लगाया गया था। वो जुर्म करने की शारदा के पास कोई वजह नहीं थी और ना ही इतने दिनों में हुई शारदा के साथ छोटी मोटी बातचीत में अनिका को कहीं से ऐसा लग रहा था कि शारदा ने ऐसा कुछ किया हो सकता था। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि शारदा किसी और का जुर्म अपने सर पर ले रही थी और वह शख्स और कोई नहीं बल्कि व्योमा गुलेरिया थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद शारदा ने दबी हुई आवाज में अनिका से बात करना शुरू किया। शारदा ने कहा, मैं जानती हूँ कि शायद वो एक अच्छी इंसान नहीं है, मगर वह गुलेरिया परिवार का हिस्सा है और बड़े साहब की बेटी है। बड़े साहब की गैर हाजिरी में उसे बचाना मेरा फर्ज है। बड़े साहब के बहुत एहसान है मुझ पर और उनका कर्ज उतारने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं कम से कम बड़े साहब के लिए इतना तो जरूर कर सकती हूँ। शारदा की बातों पर अनिका को चिढ़ होने लगी थी। शारदा ने धीमी मगर कड़क आवाज में शारदा से कहा, मगर आप जानती हैं कि उसने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। वह एक अच्छी इंसान नहीं है। वह तरस खाने के लायक ही नहीं है और इतनी बड़ी कुर्बानी के लायक भी नहीं है। अनिका की इस बात पर पहली बार शारदा ने अपना सर ऊंचा किया और अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, यह बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। साहब की आज जो भी हालत है उसके पीछे तुम्हारी माँ का भी हाथ है और तुम रही सही कसूर पूरी करने आई हो। क्या बिगाड़ा था साहब ने तुम्हारी माँ का? इतना प्यार दिया, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद साहब ने पूरी जिंदगी अकेले ही गुजार दी, मगर बदले में क्या मिला बड़े साहब को? सिर्फ और सिर्फ धोखा, विश्वासघात। तुम जिसे धोखेबाज कहने की कोशिश कर रही हो, मैंने उससे भी बड़ी धोखेबाज को साहब की जिंदगी बर्बाद करते हुए देखा है। क्या तुम्हारे पास कोई जवाब है कि तुम्हारी माँ साहब की इतनी बड़ी कुर्बानी के लायक थी या नहीं? चलो मानते हैं तुम मेरे मुंह से जिसका नाम सुनना चाहती हो उससे ने किसी की जान लेने की कोशिश की थी, मगर तुम्हारी माँ ने तो कई लोगों की जान बचाई थी। मगर आखिरकार उसने भी साहब को ऐसा धोखा दिया कि साहब ना तो ठीक से जी पा रहे हैं और ना ही आगे कुछ बोलने से पहले ही शारदा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। शारदा ने रोते हुए फिर से अपना सर झुका लिया। गुलेरिया हाउस में आकाश अपने बेडरूम में बैठा पिछले दिनों से जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहा था। आकाश भी पूरी रात सो नहीं पाया था, इसलिए उसका सर भारी हो चुका था। कुछ देर बाद व्योमा आकाश के कमरे में आई। आकाश ने देख लिया था कि व्योमा कमरे में दाखिल हुई थी, मगर आकाश ने व्योमा की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। इशारे से आकाश ने व्योमा को अपने पास वाली चेयर पर बैठने को कहा। व्योमा चुपचाप आकर उसके सामने बैठ गई। आकाश अपने एक हाथ से अपना सर दबा रहा था। आकाश की आंखें बंद थी और वह अपनी चेयर के सामने रखे एक छोटे से स्टूल पर धीरे धीरे अपने पांव हिला रहा था। व्योमा ने धीमी आवाज में आकाश से पूछा, आकाश क्या तुमने मुझे बुलाया? व्योमा की आवाज सुनने के बाद ही आकाश व्योमा की ओर नहीं देखा। वह बस धीरे धीरे अपना सर दबा रहा था। आकाश की आंखें अभी भी बंद थी। आकाश ने अपनी गहरी आवाज में व्योमा से पूछा, क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें यह सब कुछ करने की?
आकाश का यह सवाल सुनते ही व्योमा के शरीर में जैसे खून जम गया था। अटकती हुई आवाज में व्योमा आकाश से कहने लगी, यह क्या कर रहे हो तुम आकाश? मैं कुछ समझी नहीं। आकाश ने जवाब देते हुए कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। शारदा पिछले कई सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है। इतना तो मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानती हो कि बूढ़े बाबा को शारदा जहर नहीं दे सकती। व्योमा ने गहरी सांस लेते हुए अपने अंदर हिम्मत इकट्ठा करके आकाश से कहा, तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने बूढ़े बाबा को जहर दिया है? या तुम कैसे कह सकते हो आकाश? आकाश की आंखें अभी भी बंद थी। आकाश ने अपने जूतों को एक दूसरे से टकराते हुए व्योमा से कहा, मैं कोई पुलिस नहीं जो तहकीकात करूंगा और तुम्हारे खिलाफ सबूत मिलने पर तुम पर कार्रवाई करूंगा। मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है और ना ही मैंने तुम्हें यहाँ अपना कन्फेशन देने के लिए बुलाया था। आकाश का एटीट्यूड देखकर अब व्योमा के माथे से पसीना बहने लगा था, मगर किसी तरह अपनी घबराहट अपने चेहरे पर न लाते हुए व्योमा ने आकाश से कहा, देखो आकाश, मुझसे एक छोटी सी गलती हुई है। बस मुझे यह टेबलेट घर में नहीं लानी चाहिए थी। अगर मैं वह टेबलेट घर में लाती ही नहीं तो वह टेबलेट शारदा के हाथ नहीं लगती और ना ही शारदा ने बूढ़े बाबा को जहर दिया होता। मेरी गलती को तुम मेरा जुर्म कहना चाहते हो तो यह गलत है और फिर शारदा आंटी ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। व्योमा यह बात अच्छी तरह जानती थी कि भले ही वह करण गुलेरिया की लीगल बेटी थी, करण गुलेरिया की दौलत शोहरत पर आकाश से ज्यादा व्योमा का हक था, मगर वह यह भी अच्छी तरह जानती थी कि अगर आकाश ने व्योमा के खिलाफ कोई फैसला सुना दिया तो परिवार और कंपनी के सारे लोगों को आकाश की बात माननी होगी। यहाँ तक कि व्योमा आकाश की कही बात को नहीं टाल सकती थी। आकाश अच्छी तरह जानता था कि वह इतनी आसानी से अपनी गुनाह कबूल नहीं करेगी। करण गुलेरिया की लीगल बेटी होने के नाते और गुलेरिया परिवार की इकलौती बेटी होने के नाते आकाश ने आज तक व्योमा की सारी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया था, मगर अब आकाश अच्छी तरह जानता था कि व्योमा ने सिर्फ और सिर्फ अनिका को फंसाने के लिए अपनी जिद और जुनून की सारी हदें पार कर दी थी। आकाश ने अपने माथे से हाथ हटाया और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मसलते हुए व्योमा से कहने लगा, व्योमा, चलो तुम्हारे साथ क्या करना है वह तो करण अंकल ही तय करेंगे। जब वह वापस घर आएंगे तब तक के लिए मैं तुम्हें कंपनी और घर के सारे फाइनेंशियल कामों की जिम्मेदारी से सस्पेंड करता हूँ। आकाश ने जो सजा व्योमा को सुनाई थी उससे व्योमा की ईगो को चोट लगी थी। व्योमा गुलेरिया इंडस्ट्रीज के सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन थी और घर की सारी फाइनेंशियल मैटर्स भी व्योमा ही हैंडल करती थी। घर के सारे मेंबर्स को महीने की पॉकेट मनी व्योमा ही अलॉट करती थी। ऐसा करने से व्योमा को सेटिस्फिकेशन मिलता था। उसे घर के बाकी लोगों के ऊपर अपना होल्ड रखने में आसानी होती थी। अगर सबको टाइम पर पॉकेट मनी चाहिए और पॉकेट मनी में इंक्रीमेंट चाहिए तो घर के उस फैमिली मेंबर को व्योमा के साथ अच्छे संबंध बनाने की जरूरी थे और इसीलिए व्योमा को न सिर्फ रिस्पेक्ट देते थे मगर कभी कभी व्योमा की बचकानी जिद को भी पूरा करते थे। इस पोजीशन से सस्पेंड होने का मतलब था कि व्योमा को न सिर्फ बाकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर हक रखने का मौका चला जाता मगर अब व्योमा को खुद की जेब खर्च के लिए भी किसी के आगे झुकना पड़ता। व्योमा आकाश से पूछा, अगर तुम मुझे इस पोजीशन से निकाल दोगे तो आखिर कौन संभालेगा यह सब कुछ? तभी अचानक व्योमा के दिमाग में यह बात आई कि कहीं आकाश यह सारी जिम्मेदारियां अनिका को ना दे दे। यह ख्याल दिमाग में आते ही व्योमा अपनी जगह से खड़ी हो गई और अपनी आवाज ऊंची करते हुए आकाश से कहने लगी, आकाश, यह तुम बहुत गलत कर रहे हो। मैं डैड की बेटी हूँ, वह लड़की डैड की जान की दुश्मन है। उसका अस्तित्व ही डैड के लिए जानलेवा है और डैड जब भी उसकी शक्ल देखते हैं तो उन्हें साथ हुए धोखे की याद आती होगी। जिस लड़की की माँ ने हमारे खानदान का सर झुका दिया था तुम उसी को सर पर बिठाने की सोच रहे हो। आकाश ने व्योमा को बीच में रोकते हुए कह दिया, गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम्हारे साथ आगे क्या करना है यह करण अंकल का घर आकर तय करेंगे। पूरे गुलेरिया परिवार में आज तक व्योमा से कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। व्योमा आकाश के बर्ताव को देखकर इतना तो समझ चुकी थी कि गुलेरिया परिवार में यह व्योमा का राज का अंत की शुरुआत थी। व्योमा बिना कुछ कहे चुपचाप सर झुकाकर आकाश के बेडरूम से बाहर चली गई।
व्योमा के जाते ही मयूर गुलेरिया, जो बेडरूम के बाहर से व्योमा और आकाश की सारी बातें सुन रहा था, अंदर आ गया। अंदर आते ही मयूर ने आकाश से पूछा, क्या तुम इसे बिना सजा दिए ऐसे ही जाने दोगे? आकाश ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से अपने एक हाथ से अपना सर दबाते हुए मयूर से कहा, यह आज भी गुलेरिया परिवार की बेटी है, करण अंकल की लीगल डॉटर है। इसके साथ जो कुछ भी करना है वह करण अंकल तय करेंगे। बस एक बार करण अंकल ठीक होकर घर वापस आ जाएं। आकाश की बात सुनने के बाद मयूर गुलेरिया ने अपनी गर्दन झुकाकर बड़ी ही धीमी आवाज में आकाश से कहा, मैं भी यही चाहता हूँ कि करण अंकल जल्द से जल्द ठीक होकर घर वापस आ जाएं। मगर अगर ऐसा ना हुआ तो, करण अंकल कभी ठीक ही नहीं हो पाए तो? कुछ देर तक खामोश रहने के बाद आकाश ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मयूर की ओर देखकर कहा, तब भी व्योमा गुलेरिया हाउस की बेटी जरूर कहलाई जाएगी, मगर हमें जल्द से जल्द व्योमा के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देनी होगी। उसकी शादी में हम वह सारे फर्ज पूरे करेंगे जो सारे हक और अधिकार से उसे देने, जो गुलेरिया परिवार की बेटी होने के नाते उसे मिलने चाहिए। आकाश के इस बात से मयूर भी पूरी तरह से सहमत था, इसलिए आकाश की ओर देखते हुए मयूर ने हाँ में अपना सर हिला दिया। मयूर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आकाश से पूछा, आकाश, अनिका घर कब वापस आएगी? आकाश ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, जब मैं पुलिस स्टेशन से निकला था तब अनिका जागी नहीं थी, मगर मैंने हमारे आदमी अनिका की सेफ्टी के लिए वहां तैनात कर रखे हैं। मिस्टर रोहित मारवा और उनके आदमी भी वहीं मौजूद हैं। आकाश देखता रहा कि अनिका की ओर मयूर का एटीट्यूड काफी बदल चुका था। जो मयूर हमेशा ही अनिका के लिए दिल में गुस्सा लिए घूमता था, उसे आज अनिका की फिक्र हो रही थी। मयूर के बात करने के तरीके से आकाश ने यह महसूस कर लिया था कि धीरे धीरे मयूर अनिका को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करने लगा था। आकाश ने मयूर की ओर देखते हुए कहा, तो क्या मैं यह समझ लूं कि तुमने भी अनिका को गुलेरिया परिवार की बेटी और अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया है? हालांकि मयूर के दिल ने यह बात एक्सेप्ट कर ली थी, मगर कहीं न कहीं अपने चेहरे पर एक फेक इरिटेशन लाकर मयूर ने आकाश से कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि हम जिस लड़की को बेहद आलसी और नकचड़ी लड़की समझ रहे थे, वह दरअसल देश और दुनिया की सबसे मशहूर डॉक्टर निकली। और हो भी क्यों ना, आखिर गुलेरिया परिवार का खून है उसकी रगों में। हाँ, मगर ऐसी कोई बात नहीं कि मैं यह सब कुछ सुनकर उसका फ्रेंड बन चुका हूँ। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही आइडल है, वह है मार्शल आर्ट चैंपियन ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी। और मेरे दिल में उनके लिए जो रिस्पेक्ट है, वह जगह और वह रिस्पेक्ट मैं किसी और को नहीं दे सकता। जब मयूर और आकाश एक दूसरे के साथ यह सारी बातें कर रहे थे, तभी अचानक आकाश की नजर अपने फोन पर गई। आकाश की फोन स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होने लगा। क्या अनिका घर आ चुकी है? यह सवाल श्रेया ने आकाश के से मैसेज पर पूछा था। श्रेया का नंबर फ्लैश होते हुए देखकर आकाश ने अपने पांव अपने सामने रखे स्टूल से हटा लिए और झटके से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। आकाश ने श्रेया को जवाब देते हुए उल्टा श्रेया से ही सवाल पूछ लिया, ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या तुम उससे मिलकर आ रही हो? कुछ देर बाद श्रेया का मैसेज आया, मैं उसे काफी टाइम से कॉल लगा रही हूँ, मगर वह मेरा कॉल रिसीव नहीं कर पा रही है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद वह अब तक पुलिस स्टेशन में ही होगी। अगर वह गुलेरिया हाउस वापस आ जाए या तुम्हारी उसके साथ बात हो पाए तो उससे कहना कि रिया उसे बहुत मिस कर रही है और वह उसे मेरे घर से पिक कर ले। श्रेया का यह मैसेज पढ़ते ही अचानक आकाश ने अपने जूते पहने और ड्राइवर को कॉल लगाकर कहने लगा, जल्दी गाड़ी निकालो, हमें अभी इसी वक्त कहीं पहुंचना है। यह कहते हुए आकाश अपने बेडरूम से बाहर निकलने लगा। मयूर गुलेरिया आकाश को इस तरह हड़बड़ाहट में तेजी से जाते हुए देखकर पूछने लगा, अरे कहाँ जा रहे हो आकाश? क्या तुम अनिका के घर लौटने का इंतजार नहीं करोगे? मयूर का सवाल सुनने के बाद आकाश रुका नहीं। कॉरिडोर में चलते हुए आकाश ने मयूर से कहा, मैं बच्ची को पिकअप करने जा रहा हूँ। आकाश के इस सवाल का जवाब पर मयूर गुलेरिया हैरानी से तेजी से चल रहे आकाश की ओर देखने लगा। मयूर को इस बात की हैरानी हो रही थी कि आज वीकेंड था, स्कूल में बच्चों की छुट्टी थी, पिंकी भी घर पर ही थी, फिर आखिर आकाश बच्ची को पिक करने की बात क्यों कर रहा था?
वहां अनिका शारदा के इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकली। शारदा के साथ कुछ देर बात करने से अनिका को इस बात का एहसास हो चुका था कि शारदा से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। शारदा के व्यवहार अनिका के साथ पहले से बिल्कुल अच्छे नहीं थे, मगर अनिका को यह भी पता था कि चाहे शारदा का अनिका के साथ सलूक अच्छा ना हो, मगर शारदा गुलेरिया परिवार की एक सच्ची वफादार थी। अपने मालिक करण गुलेरिया के लिए शारदा के दिल में बहुत रिस्पेक्ट थी। आजकल के जमाने में जहां नौकर पैसों के लिए अपने मालिक की जान तक ले सकते थे, उस जमाने में शारदा जैसे नौकर भी थे जो अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकते थे। बस इसी वजह से अनिका के दिल में कहीं न कहीं शारदा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। आखिर शारदा ने व्योमा का इल्जाम अपने सर पर लेकर गुलेरिया परिवार से वफादारी निभाई थी। अनिका मन ही मन कुछ सोचते हुए कॉरिडोर में खड़े इंस्पेक्टर अब्बास के पास आई। इंस्पेक्टर अब्बास अनिका का इंतजार करते हुए अनिका के इंटेरोगेशन रूम के बाहर खड़े थे। जब अनिका इंस्पेक्टर अब्बास के पास आई, तब इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका से पूछा, क्या बात की आपने शारदा के साथ? इंस्पेक्टर अब्बास का सवाल सुनते ही अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास के आसपास खड़े ऑफिसरों की ओर देखा और बिना कुछ कहे सर झुकाकर अपने इंटेरोगेशन रूम के अंदर चली गई। अनिका का बर्ताव देखकर इंस्पेक्टर अब्बास हैरान थे। उन्होंने अपने ऑफिसर्स को बाहर रहने का इशारा किया और अनिका के पीछे इंटेरोगेशन रूम के अंदर चले गए। जैसे इंस्पेक्टर अब्बास इंटेरोगेशन रूम के अंदर दाखिल हुए, अनिका जो इंस्पेक्टर अब्बास की ओर पीठ करके खड़ी थी, उसने अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, इस इंटेरोगेशन रूम में नींद काफी अच्छी आई मुझे। इंस्पेक्टर अब्बास, आप जानते हैं क्यों? अनिका की इस बात पर इंस्पेक्टर अब्बास कुछ हैरानी से अनिका की ओर देखने लगे। धीरे से इंस्पेक्टर अब्बास की ओर मुड़ते हुए अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, क्योंकि इस इंटेरोगेशन रूम की चारों दीवारें साउंड प्रूफ है। बाहर की दुनिया की आवाज इस रूम के अंदर नहीं सुनाई देती और इस रूम की आवाज बाहर की दुनिया तक नहीं पहुंचती। अनिका की गोल गोल बातें इंस्पेक्टर अब्बास समझ नहीं पा रहे थे। इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका के साथ सीधा सा सवाल पूछा था, क्या बुढ़े बाबा को जहर देने वाली सस्पेक्ट ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अनिका को दी थी जो इंस्पेक्टर अब्बास को अपने आने वाली इन्वेस्टिगेशन में मदद करे? मगर इंस्पेक्टर अब्बास इस वक्त अनिका के साथ किसी भी तरह की आर्गुमेंट करने की पोजीशन में नहीं थे। वह अच्छी तरह से जानते थे कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उन्होंने जान बचाने वाले को मुजरिम समझकर जबरदस्ती काफी घंटों तक अपने पेशेंट से दूर रखा था। इंस्पेक्टर अब्बास के ऐसा करने से बुढ़े बाबा की जान भी जा सकती थी और इंस्पेक्टर अब्बास यह बात अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका के पास आते हुए बड़ी ही पोलाइटली अनिका से कहा, दिखे अनिका, मैं जानता हूँ मुझसे भूल हो गई थी एंड आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। अब आप घर जा सकती हैं, मगर आप जाएं उससे पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब तक आपने जितने भी कोऑपरेट दी है उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और आगे भी आपकी कोऑपरेशन इसी तरह हमें मिलती रहेगी, यह उम्मीद करता हूँ। यह बात सुनते ही अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, बिल्कुल ऐसे ही कॉर्पोरेशन की उम्मीद मुझे भी है आपसे। जब इंस्पेक्टर अब्बास और अनिका यह सारी बातें कर रहे थे, तभी रोहित मारवा भी इंटेरोगेशन रूम के अंदर आ चुका था। रोहित बड़े ही ध्यान से अनिका और इंस्पेक्टर अब्बास की सारी बातें सुन रहा था। अनिका ने जब इंस्पेक्टर अब्बास से कहा था कि वह भी पुलिस से कॉर्पोरेशन की उम्मीद करती थी, तब इंस्पेक्टर अब्बास यह सोचने लगे कि आखिर एक डॉक्टर को पुलिस से क्या कॉर्पोरेशन की उम्मीद हो सकती थी। तभी अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आपको मुझे यह बताना होगा कि मैं किस तरह से केस में इन्वॉल्व हूँ। अनिका का सवाल सुनते इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी नजरें झुका ली। इंस्पेक्टर इतना तो समझ चुके थे कि अनिका अपनी इल्लीगल डिटेल्स होने वाली बात को आगे नहीं बढ़ा रही थी, तो उसका भी हक बनता था यह जानने की कि आखिर इंस्पेक्टर अब्बास इतने दिनों से क्यों अनिका का पीछा कर रहे थे। इंस्पेक्टर अब्बास कमरे के बीचों बीच रखी चेयर पर बैठे और अनिका को भी अपने सामने बैठने का इशारा किया। जब अनिका चेयर पर बैठी, तब इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए अनिका से कहा, मिस अनिका, आपने बिल्कुल सही कहा था। इस इंटेरोगेशन रूम की दीवारें साउंड प्रूफ है। यहाँ हुई बातें बाहरी दुनिया तक नहीं पहुँचती,
जब इंस्पेक्टर अब्बास ने यह कहा तब अनिका की नजरें रोहित मारवा के पास खड़े रोहित के बॉडीगार्ड्स पर पड़ी। अनिका की लुक मिलते ही रोहित मारवा अनिका का इशारा समझ चुका था। रोहित ने अपने आदमियों से इंटेरोगेशन रूम से बाहर जाने का इशारा किया। रोहित एक जेंटलमैन था, उसी तरह से जानता था कि बात शायद अनिका की मां के साथ जुड़ी थी, और रोहित यह भी अच्छी तरह जानता था कि अनिका की पिछली जिंदगी से कुछ जुड़ी बातें ऐसी थी जो पर्सनल ही रहे तो अच्छा था। इसलिए बड़े ही ग्रेसफुली रोहित भी इंटेरोगेशन रूम से बाहर चला गया। रोहित के बाहर जाते ही इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज कानों पर पड़ते ही अनिका ने अपने सामने बैठे इंस्पेक्टर अब्बास को देखा। इंस्पेक्टर अब्बास अपनी नजर झुकाए कुछ सोच रहे थे। अनिका समझ चुकी थी कि शायद इंस्पेक्टर अब्बास समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बात शुरू करे तो कहां से करे। अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से खुद ही पूछा, क्या मेरी मां किसी इल्लीगल ड्रग डीलिंग्स के केस में शामिल थी? अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही इंस्पेक्टर अब्बास हैरानी से अनिका की ओर देखने लगे। अनिका ने पिछले दिनों से इंस्पेक्टर अब्बास की हर बिहेवियर पैटर्न पर नजर रखी थी। जब इंस्पेक्टर अब्बास को यह पता चला था कि बुढ़े बाबा के शरीर में अननोन केमिकल पाया गया था और उन्हें ड्रग देकर मारने की कोशिश की गई थी, तब से इंस्पेक्टर अब्बास का रवैया अनिका की ओर बिल्कुल बदल गया था। और जब इंस्पेक्टर अब्बास को पता चला कि वह ड्रग अनिका ने बुढ़े बाबा को नहीं दिए थे, तब से लेकर अब तक इंस्पेक्टर अब्बास अनिका से काफी नरमी से पेश आ रहे थे। इंस्पेक्टर अब्बास के इस रवैये से अनिका इतना तो समझ गई थी कि जरूर स्वाति मल्होत्रा के साथ किसी इल्लीगल ड्रग डीलिंग्स या मैन्युफैक्चरिंग का मामला जुड़ा हो सकता था। अनिका के इस सवाल का इंस्पेक्टर अब्बास ने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका को बदले में एक सवाल पूछा, क्या आप जानती हैं यह ग्रुप कैसा है, जिसके बारे में दुनिया के आम लोग बिल्कुल नहीं जानते? यह ग्रुप दुनिया के कुछ पावरफुल लोगों ने बनाया है, जिसके बारे में आम इंसान को कोई जानकारी नहीं है। इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनकर अनिका को इंपीरियल ग्रुप की याद आ गई। अनिका खुद उस ग्रुप की मेंबर थी, मगर जहां तक अनिका जानती थी, इंपीरियल ग्रुप से जुड़े लोग काफी ताकतवर थे। उनके एक डिसीजन से देश की और दुनिया की इकोनॉमी बदल सकती थी। मगर अनिका को जहां तक इंपीरियल ग्रुप के बारे में नॉलेज थी, वह किसी तरह से ड्रग मैन्युफैक्चरिंग या ड्रग्स को बढ़ावा देने वाला ग्रुप नहीं लग रहा था। अनिका को इंपीरियल ग्रुप में मेंबरशिप स्वाति ने विरासत में दी थी। यह बात अनिका को अब और ज्यादा हैरान कर रही थी कि आखिर क्या कनेक्शन था स्वाति मल्होत्रा का इंपीरियल ग्रुप के साथ और इंपीरियल ग्रुप का ड्रग मैन्युफैक्चरिंग से। अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि इंपीरियल लीग कभी भी किसी ड्रग डीलिंग के साथ नहीं जुड़ी हो सकती थी। पिछले काफी सालों से अनिका इंपीरियल लीग की मेंबर थी और लगभग सारी मीटिंग्स अनिका ने अटेंड की थी। मगर इतने सालों में कभी भी इंपीरियल लीग के लोगों ने ना तो इस तरह की इलीगल के बारे में बात की थी और ना ही उनकी बातों से कभी यह महसूस हुआ था कि इंपीरियल लीग के मेंबर्स इस तरह की ड्रग मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग से जुड़ सकते थे। इंस्पेक्टर अब्बास अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि वह किस तरह से अनिका को केस के बारे में बताए। कहीं न कहीं इंस्पेक्टर अब्बास अभी भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अनिका का असली चेहरा क्या था। एक छोटे शहर से आई हुई लड़की, एक भागी हुई मुजरिम की बेटी, या देश की और दुनिया की सबसे मशहूर न्यूरो सर्जन। इतनी सारी पर्सनालिटीज एक ही लड़की में कैसे हो सकती है? यह सोच सोचकर इंस्पेक्टर अब्बास पहले से बहुत परेशान थे। मगर जिस तरह से अनिका ने बूढ़े बाबा की जान बचाई थी, यह देखते हुए इंस्पेक्टर अब्बास के मन में अनिका के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गया था। और इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका को डिटेन करके जो भूल की थी उसका भी उन्हें एहसास हो चुका था। इंस्पेक्टर अब्बास ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, देखिए मिस अनिका, हम नहीं जानते कि वह ऑर्गेनाइजेशन कहाँ बिजी है, उसका नाम क्या है और कौन कौन से लोग अभी इस वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। मगर मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि वह ऑर्गेनाइजेशन शायद दुनिया की सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है। वो लोग ड्रग बनाकर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिससे पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को खतरा हो सकता है। अगर उनके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गए और किसी तरह उनके बनाए हुए वह घातक ड्रग और केमिकल इंसानों के अंदर आ गए, तो यह काफी
इंसानी कौम के लिए बहुत खतरा हो सकता है। अनिका यह सब कुछ सुनकर शॉक हो गई थी। तभी इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, 20 साल पहले उस ऑर्गेनाइजेशन ने इस ड्रग की ह्यूमन ट्रायल्स करना शुरू किया था। मुझे डर है कि जिस दिन उन्हें कामयाबी मिल गई वो दिन ह्यूमन स्पीसीज के लिए सबसे काला दिन होगा। अनिका यह सारी बातें सुनकर चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई भी आदमी या ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्यों करना चाहेगा, और सबसे बड़ी बात यह कि इतनी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अनिका की मां स्वाति का क्या रिश्ता था। अनिका ने दबी हुई आवाज में इंस्पेक्टर अब्बास से पूछा, क्या मेरी मां भी उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थी? इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी नजर झुकाते हुए जवाब दिया, सालों पहले मेरी मां इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्दाफाश करने के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन को हेड कर रही थी। दिन उसके हाथ कामयाबी लगी और उसने तुम्हारी मां को गिरफ्तार कर लिया, मगर तुम्हारी मां यानी कि स्वाति मल्होत्रा ने मेरी मां से कहा कि एक पेशेंट की जान खतरे में है और उस पेशेंट को अगर कोई बचा सकता था तो वह सिर्फ स्वाति मल्होत्रा थी। इंसानियत के नाते मेरी मां ने उस पेशेंट की जान बचाने के लिए तुम्हारी मां को कुछ देर के लिए ऑपरेशन के लिए पुलिस की हिरासत से छोड़ दिया, मगर तुम्हारी मां ने उसके साथ विश्वासघात किया और मौका देखकर वह भाग निकली। डिपार्टमेंट ने इस गैर जिम्मेदाराना रवैया के लिए मेरी मां को सस्पेंड भी कर दिया था। अपनी मां के बारे में यह सारी बात सुनकर अनिका का सर शर्म से झुकने लगा था। इंस्पेक्टर अब्बास की आंखों में अनिका को सच्चाई नजर आ रही थी। इंस्पेक्टर अब्बास जो कुछ भी कह रहे थे वह सब सच था। अब अनिका साफ साफ समझ पा रही थी कि आखिर क्यों इंस्पेक्टर अब्बास अनिका को बुढ़े बाबा के इलाज के लिए कुछ देर की मोहलत नहीं दे रहे थे। स्वाति मल्होत्रा ने इंस्पेक्टर अब्बास की मां के साथ जो कुछ भी किया था, उसके बाद इंस्पेक्टर अब्बास का अनिका पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी जगह से उठते हुए अनिका से कहा, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आप पर विश्वास नहीं किया, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी सिचुएशन समझ सकती होंगी। अनिका ने बिना कुछ बोले अपनी जगह से उठते हुए हाँ में सर हिला दिया। इंस्पेक्टर अब्बास अनिका को इंटेरोगेशन रूम से बाहर ले जाने लगे। चलते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका से कहा, हमने शारदा को हिरासत में ले लिया है। शारदा के कहने के मुताबिक शारदा ने वह दवाई ब्यूमा गुलेरिया की रूम से चुराई थी। हमारे पास मिस ब्यूमा गुलेरिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ऐसी हालत में हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। आप तो कानूनी दांव-पेच अच्छी तरह जानती हैं। अगर असली मुजरिम को सजा दिलानी है तो किसी तरह आपको शारदा को समझाना होगा। जब तक शारदा अपनी कन्फेशन पर कायम है, हम मिस ब्यूमा गुलेरिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद इंस्पेक्टर अब्बास ने देखा कि अनिका अचानक ही गहरी सोच में डूब गई थी। इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका से पूछा, मिस अनिका, क्या सोच रही हैं आप? अनिका ने जवाब देते हुए कहा, शारदा को मनाना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी कन्फेशन से पीछे हटेगी। ऐसा तो तभी हो सकता है अगर मैं मिस्टर करण गुलेरिया की बायोलॉजिकल औलाद होती, तब शायद वह मेरी कही बात मान लेती। इंस्पेक्टर अब्बास कन्फ्यूजन से अनिका की ओर देखने लगे। इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा खोलकर अनिका बाहर निकल गई। बाहर रोहित का अनिका का इंतजार कर रहा था। अनिका के बाहर आते ही रोहित ने अनिका को मुस्कुराते हुए हाथ के इशारे से आगे चलने को कहा और रोहित पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी रोहित मारवा की लग्जरी कार की ओर चलने लगे। अनिका और रोहित के कार में बैठने से पहले ही अनिका की नजर पुलिस स्टेशन के अंदर आ रही राजलक्ष्मी पर पड़ी। अनिका को देखते ही राजलक्ष्मी ने तेजी से अनिका के पास आई और इससे पहले कि वह अनिका को डॉक्टर अमृता कहकर बुलाती, राजलक्ष्मी की नजर अनिका के पास खड़े रोहित पर पड़ी। राजलक्ष्मी ने पहले ही रोहित मारवा की इंटरनेट पर कई सारी तस्वीरों में देखा था। राजलक्ष्मी ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाते हुए पूछा, गुलेरिया परिवार तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रहा है? अगर तुम करण गुलेरिया की बेटी नहीं भी हो तब भी यह तो बात कंफर्म है कि तुम गुलेरिया परिवार का ही हिस्सा हो। चाहे राजीव गुलेरिया की बायोलॉजिकल बेटी ही सही, तुम उन्हीं के परिवार का हिस्सा हो। फिर वह तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हैं? और अभी भी मुझे लगता है कि तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारे इतनी ज्यादा हाई आईक्यू के कारण तुम्हारे डीएनए में काफी म्यूटेशन हुई है, जिसकी वजह से तुम्हारे करण गुलेरिया के साथ डीएनए सैंपल
99.8% मैच हो रहे हैं। अभी यकीन से कहा नहीं जा सकता कि तुम उनकी बेटी नहीं हो। और मैंने जितना स्टडी किया है, अब तक तुम्हारी इस केस को जितना स्टडी किया है, मुझे लग रहा है कि तुम करण गुलेरिया की ही बायोलॉजिकल संतान हो। अनिका ने राजलक्ष्मी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब तुम 100% श्योर नहीं हो जाती तब तक अब इस बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। अनिका का जवाब सुनते ही राजलक्ष्मी ने कहा, मगर 100% क्योरिटी के लिए हमें उस वक्त के डीएनए सैंपल चाहिए होंगे जब तुम्हारे अंदर डीएनए की म्यूटेशन शुरू नहीं हुई थी। मतलब तुम्हारे पैदा होने के 3-4 साल बाद तक के डीएनए सैंपल हमें मैच करवाने होंगे करण गुलेरिया के डीएनए सैंपल के साथ। मगर मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि यह मुमकिन नहीं है। 22-23 साल पहले के तुम्हारे डीएनए सैंपल हम कैसे ला सकते हैं? राजलक्ष्मी की बात कानों पर पड़ते ही अनिका गहरी सोच में डूब गई। अचानक ही अनिका को मनाली की अनिकरण फार्मेसी के मैनेजर मनोज अंकल की याद आ गई। अनिका मन ही मन सोचने लगी कि इस मामले में मनोज अंकल जरूर उसकी मदद कर सकते हैं। अनिकरण फार्मास्यूटिकल के मैनेजर मनोज जी काफी सालों से कंपनी के वफादार मैनेजर रहे थे। अनिका की मां स्वाति ने खुद सालों पहले उन्हें अपॉइंट किया था। तब से लेकर आज तक मनोज जी ने पूरी वफादारी के साथ कंपनी को न सिर्फ बंद होने से बचाए रखा था, मगर अनिकरण फार्मास्यूटिकल के फंड में से कभी भी किसी भी तरह की कोई हेरा फेरा नहीं की थी और ना होने दी थी। यहाँ तक कि गौतम गुलेरिया की लालची नजरों से भी कंपनी के अकाउंट को बचाकर रखा था। जब से अनिका ने उन्हें कहा था कि कंपनी की प्रॉफिट डायरेक्टली अनिका के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाए, मनोज जी हर महीने कंपनी की अकाउंट अनिका को मेल कर दिया करते थे, जिसमें पाई पाई का हिसाब बड़ी ही सिस्टेमेटिकली सबमिट किया गया था। अनिका ने अपने पर्स से फोन निकालकर मनोज जी को कॉल करने का कांटेक्ट किया। मनोज जी ने कॉल रिसीव करते ही अनिका से कहा, आखिर तुम मान ही गई बेटा, सचमुच आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मनोज जी इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे थे। मनोज जी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बताओ बेटा, कब आ रही हो तुम कंपनी की बागडोर अपने हाथ में लेने? मनोज जी की बात सुनते ही अनिका ने अपना एक हाथ अपने माथे पर रख दिया और धीमी आवाज में कहने लगी, मनोज अंकल, मैंने आपको एक जरूरी काम से कॉल किया था। मैं कंपनी नहीं संभाल सकती। मनोज जी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कंपनी संभालने से ज्यादा जरूरी क्या काम हो सकता था। मगर अनिका का जवाब सुनते ही मनोज जी की आवाज में खुशी बिल्कुल कम हो गई और उन्होंने अनिका से पूछा, बताओ बेटा, क्या पूछना चाहती हो तुम? सारे अकाउंट्स मैंने तुम्हें मेल कर दिए हैं। हाँ, मगर तुम्हें किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो मैं उसे दूर करने के लिए तैयार हूँ। मनोज जी का बात काटते हुए अनिका ने कहा, अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वह कंपनी आपकी है। कंपनी के अकाउंट से रिलेटेड कोई सवाल मैं आपसे नहीं पूछना चाहती और ना ही कभी पूछूंगी। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, क्या माँ ने मेरे लिए कोई चीज पीछे छोड़ी थी? कुछ देर सोचने के बाद मनोज जी ने जवाब दिया, इस कंपनी और तुम्हारी माँ की गुणों के अलावा और कुछ नहीं छोड़ा तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए। अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए पूछा, आर यू श्योर अंकल? माँ ने कुछ नहीं छोड़ा मेरे लिए? कोई ब्लड सैंपल, बाल के कटे हुए नाखून, बचपन के कटे हुए नाखून, कटे हुए बाल, कुछ भी? अनिका यह सवाल सुनकर मनोज जी शॉक हो गए। अटकती हुई आवाज में मनोज जी ने अनिका से कहा, यह क्या कर रही हो तुम बेटा? इस तरह की चीजें कौन छोड़ता है अपने बच्चों के लिए? मनोज अंकल का जवाब सुनकर अनिका अपने अपने होंठ चबाने लगी। वह जानती थी कि अनिका की मां ने जरूर अनिका के लिए कोई ऐसा क्यों या कोई ऐसा सुराग छोड़ा होगा जिससे अनिका अपने पास्ट के बारे में जान पाए। अब तक वह अपनी मां के बारे में इतना तो जान चुकी थी कि अनिका की मां स्वाति मल्होत्रा काफी इंटेलिजेंट और तेज दिमाग वाली औरत थी। जब अनिका यह सब कुछ सोच रही थी तब मनोज जी फोन पर अनिका से कहने लगे, बेटा, अब तुम जल्दी से वापस आ जाओ और कंपनी की बागडोर अपने हाथ में संभालो। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और कंपनी में कई ऐसे फैसले हैं जो अब तुम्हें ही लेने होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द आकर सारा काम संभाल लो। मेरा अब कोई भरोसा नहीं। तबीयत भी अब पहले जैसी नहीं रही। पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। इससे पहले कि मनोज अंकल वही पुराने घिसी पीटी टेप रिकॉर्ड चलाने लगते,
अनिका ने मनोज अंकल से कहा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, डोंट वरी। मगर मैं वहां नहीं आ सकती, कम से कम फिलहाल कुछ वक्त के लिए तो बिल्कुल नहीं। यह कहते हुए अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और राजलक्ष्मी के पास जाकर कहा, तुम्हें कुछ वक्त यहीं रहना होगा मेरे साथ। राजलक्ष्मी डॉक्टर अमृता की असिस्टेंट थी और इस वक्त डॉक्टर अमृता पिछले कई दिनों से दिल्ली में थी। हॉस्पिटल में हुए इंसिडेंट के बाद सब लोग यह जान चुके थे कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है और वह डॉक्टर अमृता को अपनी असिस्टेंट राजलक्ष्मी की जरूरत पड़ने वाली थी। न सिर्फ बेंगलुरु में राजलक्ष्मी अनिका की असिस्टेंट थी, मगर हमेशा ही एक दोस्त की तरह अनिका की मोरल सपोर्ट के लिए राजलक्ष्मी एक मजबूत पिलर की तरह खड़ी रहती थी। अनिका भी अच्छी तरह जानती थी कि डॉक्टर अमृता की आइडेंटिटी सबके सामने खुलने के बाद उसे लोगों के कई सवालों का जवाब देना होगा। शायद अनिका अब पहले से ज्यादा बिजी होने वाली थी। अनिका के शेड्यूल को मैनेज करने के लिए अनिका को राजलक्ष्मी की जरूरत पड़ने वाली थी। राजलक्ष्मी ने अनिका से कहा, ठीक है मैडम, आपसे आपकी ड्यूटी फिर से शुरू करती हूँ, बताइए कहाँ रहना है मुझे। अनिका ने रोहित मारवा की कार की ओर इशारा करते हुए राजलक्ष्मी से कहा, चलो मेरे साथ, तुम मेरे साथ गुलेरिया हाउस में रहोगी। जैसे ही अनिका राजलक्ष्मी के साथ रोहित मारवा की कार के पास पहुंची, रोहित ने अनिका के लिए कार का दरवाजा खोल दिया, मगर जैसे ही अनिका कार के अंदर बैठी, रोहित ने राजलक्ष्मी को अंदर बैठने से रोक लिया।